फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो कल मैंने इंसिडेंट को कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है, मध्यकालीन भारत का। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम ये बता दें आप लोगों को कि एक दो पेज में ये लाइनिंग किया हुआ पेन से मिलेगा, इसे आप लोग इग्नोर करते हुए चलिएगा क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले एक दो वीडियो के बाद ये फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 तक था। गोपाल बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। गोपाल के बाद धर्मपाल 770 से 810 में शासक बना। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर और सोमपुरी बिहार की स्थापना करवाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? धर्मपाल ने। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना। जावा शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। महिपाल प्रथम के समय चोल शासक राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान किया। महिपाल द्वितीय के समय कबर्त जाति ने विद्रोह कर दिया और महिपाल की हत्या कर दी। उसके बाद हमारा है सेन वंश। सेन वंश 12वीं सदी के अंत तक बंगाल में पाल के स्थान पर सेन वंश स्थापित हो गया। सेन शासक बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना की। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव तथा ब्राह्मण सर्वोच्च के लेखक हलायुध रहते थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। अगला हमारा है कश्मीर का राजवंश। इस काल में कश्मीर के 3 प्रमुख राजवंश क्रमशः थे, कारकिट, उत्पल और लोहार। कारकिट शासक ललित आदित्य मुक्तापिंड 724 से 760 ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। भारत में कुल 4 सूर्य मंदिर हैं। कहाँ कहाँ हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग जरा। कलहन की रजत रागनी में लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह 1128 से 1155 तक का विवरण है। कलहन की पुस्तक एक रजत रागनी है जिसमें लोहार वंश के शासक के बारे में विवरण मिलता है। अगला हमारा है गुज्जर प्रतिहार। मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 को गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 इस वंश का एक अन्य प्रमुख शासक था। मिहिर भोज 836 से 885 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था। वह विष्णु का उपासक था। उसने आदिबरा और प्रभास की उपाधि ली थी। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। चंद्रवरदई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियों प्रतिहार, चालुक, परमार और चौहान की कथाएं हैं। चंद्रवरदई पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ है। किसकी रचना है? चंद्रवरदई पृथ्वीराज रासो की। फिर है हमारा अगला है जेजाभुक्ति के चंदेल। अगला है जेजाभुक्ति के चंदेल। जेजाभुक्ति बुंदेलखंड में 9वीं सदी में चंदेल वंश स्थापित हुआ। इसका संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहे थी। चंदेल शासक धंग ने जल समाधि ले ली थी। चंदेल शासक विद्याधर ने मोहम्मद गजनी के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। प्रसिद्ध सेनापति अल्लाउदल चंदेल शासक परमर्ती देव के दरबार में थे। पृथ्वी चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अल्लाउदल जंगनिक के अल्लाह खंड के नायक थे। इस काल में निर्मित कदारिया महादेव का मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित था। अगला हमारा है गढ़वाल वंश कन्नौज। इसके संस्थापक चंद्रदेव था। गोविंद चंद्र ने इस वंश का एक विद्वान शासक था। उसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कृतकल्पत्रु नामक एक ग्रंथ लिखा था। गढ़वाल शासक जयचंद्र का समकालीन पृथ्वीराज तृतीय था। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। श्री हर्ष जयचंद के दरबार में रहते थे, जिन्होंने नौषधि चरित ग्रंथ लिखा था। नौषधि चरित ग्रंथ किसकी रचना है? जयचंद की। अगला हमारा है गुजरात के चालुक या सोलंकी। इसके संस्थापक मूलराज थे तथा अनिलवाड़ इसकी राजधानी थी। चालुक शासक भीम प्रथम के समय 1025 में मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया।
भीम प्रथम के मंत्री बीमल ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया तथा मोढेरा, जो गुजरात में है, के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों काल में हुआ था। चालुक्य शासक भीम द्वितीय, कुछ स्रोतों से मूलराज द्वितीय, मतलब कुछ स्रोत से पता चलता है कि मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 से 79 में पराजित किया था। अगला हमारा है मालवा का परमार वंश। परमारों की राजधानी उज्जैन थी। कालांतर में भोज परमार ने धार को राजधानी बनाया। भोज 1000 से लेकर 1055 परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। वह शिक्षा और साहित्य का संरक्षक था। उसने भोजपुर नगर की स्थापना करवाई और सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। उसकी उपाधि कविराज थी। परमार भोज की मृत्यु को निर्लाम्बा सरस्वती कहा गया है। अगला हमारा है सांकभरी, अजमेर के चौहान। इसके संस्थापक वासुदेव थे। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजय राज ने। चौहान शासक विसल देव विग्रह राज चतुर्थ से हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अंतिम चौहान शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय महत्वपूर्ण और अंतिम चौहान शासक था। इन्हें राय पिथौरा कहा जाता था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज को गौरी ने पराजित किया। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजित किया, और दूसरा था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज को गौरी ने पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जय नायक और चंद्रवरदई थे, जिन्होंने क्रमशः पृथ्वीराज विजय के पृथ्वीराज रासों की रचना की। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की? चंद्रवरदई ने। दिल्ली के तोमर। 736 में आनंदपाल ने दिल्ली के तोमर वंश की स्थापना की। अगला हमारा है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट की राजधानी मानखेत, जो गुलबर्ग कर्नाटक में थी। दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया और हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी करने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की। इंद्र तृतीय के समय अलमसदुई भारत आया। तक्कोलम की लड़ाई 949 राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक प्रांतक प्रथम ने भाग लिया, जिसमें चोल शासक की पराजित हुई। पुण्य और कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। पुण्य जो है वो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय ने पराजित किया और उत्तरवर्ती चालुक्यों की स्थापना की। अगला है उत्तरवर्ती चालुक्य, जिसको कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं। उसने विक्रमादेव चरित्र की रचयिता बिल्हन विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी कवि थे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर थे। इनके मंत्री थे। अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने अपने 1076 में चालुक्य संवत प्रारंभ किया। पप पोन रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न का माना जाता है। अगला हमारा है चोल। चोल पल्लवों के सामंत थे। इनका इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से जाना जाता है, जो कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में लिखे गए हैं। विजयालय 850 से 887 ने चोल राज्यों की स्थापना की और उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। अरमोलीवर्मन राजराज प्रथम ने पांड्य, चेर तथा श्रीलंका के गठबंधनों को पराजित किया, जिसमें उसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर लंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। राजराज प्रथम ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त की। यह प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि की माप करवाई। अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया। मूलराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया।
बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया और 1022 में गंगा घाटी अभियान किया। पोल शासक महिपाल को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में वापस आकर गंगेटचोलपुरम नामक नगर की स्थापना की और गंगेटचोलम की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने गंगेटचोलपुरम को चोल राज की नवीन राजधानी बनाया। उसने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। उसने शैलेंद्र शासक श्री संग्राम विजय तुंग को पराजित कर कटहा यानी कि कडारम पर अधिकार कर लिया और कडारकोंड की उपाधि ली। इस राज्य के अंतर्गत मलय, जावा, सुमात्रा आदि द्वीप थे। कुलोत्तुंग प्रथम चोल चालुक रक्त मिश्रित था। इसने भूमि की 2 बार माप करवाई। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज, जिसको विष्णु भी कहते हैं, की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्रतिष्ठित किया। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल वंश का शासन प्रबंधन कैसा था उसे पढ़ते हैं। चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुदनम तथा निम्न श्रेणी के अधिकारी को शेरुदनम कहा जाता था। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में होता था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। जिन पर राज परिवार के लोग नियुक्त होते थे उसे मंडलम, बलनाडु, कोट्टम तथा नाडु जिला, कुर्रम गांवों का समूह, ग्राम कहा जाता था। स्थानीय स्वतंत्र शासन। चोल शासन की उल्लेखनीय विशेषता उनका ग्रामीण स्वशासन थी। ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। पहला उर और दूसरा सभा या महासभा। उर यह सामान्यतः गांव में कार्यरत संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। और दूसरा था सभा या महासभा। यह अग्रहर, जिसे ब्राह्मणों को दान में दिए गए, ग्रामों में होती थी। इनके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे बड़ियम कहते थे। समिति के सदस्य का चुनाव लॉटरी पद्धति से किया जाता था। कुछ प्रमुख समितियां निम्न प्रकार थी, जो ये पढ़ते हैं। 3 समितियां थी। तोट्टा बड़ियम उद्यान समिति, एरा बड़ियम तालाब समिति को कहते थे, पोन बड़ियम स्वर्ण समिति हुआ करती थी। सभा या महासभा की कार्यप्रणाली के संबंध में पर्याप्त विवरण हमें प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला है चोलकालीन अर्थव्यवस्था। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। मानक सिक्का कलंजू या कल्याणजू कहलाता था। ये सोने के सिक्के होते थे। उत्तम चोल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया। उत्तम चोल या सुंदू चोल या प्रांतक द्वितीय, तीनों एक ही का नाम था। चोल काल में मंदिर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। ये मंदिर बैंकिंग का भी कार्य करते थे। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाती थी। कावेरीपट्टनम चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कावेरीपट्टनम चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मणिग्रामम नानादेशी इत्यादि व्यापारियों के संघ थे। नानादेशी अपने उद्यान के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे। अगला है चोल काल की संस्कृति। चोल राजाओं के समय तमिल प्रदेश में शैव तथा वैष्णव धर्म का बोलबाला रहा। विष्णु के उपासक को अलवार तथा शिव के उपासक को नयनवार संत कहा जाता था। कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि जयगोंदर एक प्रसिद्ध तमिल कवि था। उसने कलिंग तुपर्णी की रचना की। कंबन, ओटकक्कुट्टन और पुगलेंदी तमिल साहित्य के विद्वान थे। पारसी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का चरमोत्कर्ष माना है। अगला है हमारा समकालीन अन्य राज। मंदुरै के पांड। मारवर्मन सुंदर पांड के अधीन पांड सत्ता का उत्कर्ष हुआ। मारवर्मन कुलशेखर वर्मन का प्रमुख शासक था। अगला है हमारा द्वार समुद्रम के होयसल। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसने द्वार समुद्रम को अपनी राजधानी बनाया।
देवगिरी के समान यह भी यादव कुल से संबंधित था। बीरबल्लाल द्वितीय के समय यह राज्य शक्तिशाली हुआ। द्वार समुद्रम का आधुनिक नाम हेलेविड है। अगला है हमारा ब्रांगल का काकातीय वंश। काकातीय वंश का संस्थापक वेद प्रथम। इस वंश की शासका रुद्रमा देवी थी। इस वंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र 1295 से 1323 तक था। अगला है हमारा देवगिरी का यादव वंश। अगला है देवगिरी का यादव वंश। देवगिरी का यादव वंश संस्थापक भिल्लव। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 तक था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अगला है हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व राजनीतिक स्थिति। अरबों का सिंध पर आक्रमण। मोहम्मद बिन कसीम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 712 में मोहम्मद बिन कसीम का अरबों पर पहला आक्रमण सफल आक्रमण कब हुआ था? 712 में। चंचनामा फतहनामा सिंध से अरबों के आक्रमण के विजय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। चंचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अगला है तुर्की का आक्रमण। गजनवी वंश यामनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था। गजनवी वंश को ही यामनी वंश भी कहीं कहीं कहा जाता है। उसके संस्थापक अल्पतगिन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगिन का दामाद सुबुक-उद-दीन था। वह प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। अगला है मोहम्मद गजनी। सुबुक-उद-दीन के विजयों से उत्साहित होकर उसके पुत्र मोहम्मद गजनी ने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी का भारत पर कितना बार आक्रमण था? 17 बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने 1025 में। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। किताबुल हिंद के लेखक अलवर्नी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। शाहनामा के लेखक फिरदौसी भी उसका दरबारी कवि था। उथवी और फारूकी भी मोहम्मद गजनी के दरबार से संबंधित थे। मोहम्मद गजनी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई। उसके बाद शिहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन मोहम्मद गौरी शासन में आया। 12वीं सदी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ। गौरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। गौरी का साम्राज्य किधर था? उत्तर पश्चिम। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की। मोहम्मद गौरी ने भारत में किस राज्य की स्थापना की? तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए उसने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय के हाथों वो पराजित होना पड़ा। 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय 1192 में गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित मिली है। मोहम्मद गौरी द्वारा विचित भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर आया दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंश। दिल्ली सल्तनत में विभिन्न राजवंश आए, जिसमें पहला राजवंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक शासन में रहा। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश या ममलुक वंश के सुल्तानों का नाम विख्यात है।
जिससे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जो 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक व सिपह सलार की पदवियों से संतुष्ट रहा। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई। ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो वो था ऐबक। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ऐबक ने। बाद में उसके दामाद इल्तुतमिश ने उसने पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐबक के पश्चात आराम शाह 1210 में सुल्तान बना था। कुछ इतिहासकार का कहना है कि 1210 में आराम शाह भी शासक बना था। अगला शासक बना इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229 उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई, जिसके सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ऐबक ने लाहौर बनाया था और उसको वो इल्तुतमिश बदल के फिर दिल्ली ले आया। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुई, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी के मतलब चालीसा दल नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें विश्वसनीय लोग थे। उसने इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप दिया, जिसे मोहम्मद गौरी ने शुरू किया था। इक्ता व्यवस्था मोहम्मद गौरी ने शुरू किया और उसको व्यवस्थित किया इल्तुतमिश ने। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे की जीतल चलाया। शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए। दरबार में न्याय का घंटा लगवाया। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलाउद्दीन मकवर्नी को अपने यहाँ शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है। अगला हमारा है रुकनुद्दीन फिरोज 1236। रुकनुद्दीन फिरोज के काल में उसकी माँ सातुकर्नी के हाथों में सारी सत्ता थी, जो बहुत क्रूर थी। अगला हमारा रजिया सुल्तान को हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं और इसके बाद वीडियो को हम एंड करेंगे यहीं पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते देखते बोर हो जाइएगा। तो अगला रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक शासन में रही। रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध जनता एवं कुछ अमीरों का समर्थन पाकर रजिया गद्दी हासिल करने में कामयाब रही। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम। अबिसिनिया गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। रजिया ने तबर हिंद भटिंडा के इक्तदार अल्तुनिया से विवाह किया और अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया की डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई। अगला हमारा बहराम शाह, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। और जिसे पसंद नहीं आए, डिसलाइक करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कारण ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बातें करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।